सो गाइस वेलकम, सत श्री अकाल एंड जयराम जी की स्वागत है आपका अपने ही चैनल योगिक पॉइंट पे। तो एक और बार स्वागत है आपका एक और मतलब तड़कती भड़कती हुई वीडियो में, जिसमें अपन क्लास 11th के योगा का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, यूनिट नंबर 1 अपन की बहुत अच्छे से ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाला, बैकग्राउंड साउंड आए तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। तो फर्स्ट पहले अपन बना टाइम वेस्ट कर लेते कि यूनिट ऑब्जेक्टिव है क्या, अपन को सीखना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट है वैसे अपन का मेन बेसिक यूनिट नंबर 2 में। उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ पतंजलि योगा सूत्रा। मतलब इंट्रोडक्शन बताएगा और स्टडी भी करेंगे अपन किसकी, पतंजलि योगा सूत्रा। जिसको पता नहीं तो अपन की पतंजलि योगा सूत्रा कहाँ से आया उसका कमेंट कर देना, ठीक है। और इंक्लूडिंग मेमोराइजेशन ऑफ सिलेक्टेड सूत्रास, और मेमोराइजेशन करेंगे अपन सिलेक्टेड सूत्रास को जो अपन की पतंजलि योगा सूत्र बताएगा, ठीक है। थर्ड सेकंड है अपन का ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ भगवद गीता। मतलब इंट्रोडक्शन है और स्टडी अपन की भगवद गीता की कैसे क्या हुआ, और इंक्लूडिंग मेमोराइजेशन ऑफ सिलेक्टेड श्लोकास। तो कुछ सिलेक्टेड श्लोकास भी हैं, उनको भी अपन को याद रखना पड़ेगा क्योंकि भाई मतलब पेपर में तो नहीं लेकिन ज़िंदगी में तो काम आएंगे ना, इसलिए। थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ आहारा डाइट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, कि अपन का कॉन्सेप्ट ऑफ आहारा क्या है, ठीक है, और डाइट कैसे क्या ले, सात्विक तामस से क्या जा सके ना योर टेक्स्ट के हिसाब से। अब अपन का होता है कौन सा, फोर्थ, सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा। मतलब क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं अपन के हठ योगा प्रैक्टिस के हेल्थ प्रमोशन में, क्या वो अपना मतलब भूमिका निभाता है। फिफ्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। तो अपन के क्या कॉन्सेप्ट है वेलबींग का, ठीक है, या हेल्थ का, अपन के मेंटल का, ये पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से। नेक्स्ट है अपना योगिक प्रैक्टिस ऑफ पतंजलि योगा। क्या योगिक प्रैक्टिस है अपन की पतंजलि योगा या पतंजलि योगा सूत्र में, जिसमें अपन का बहिरंग और अंतरंग योगा आता है। और ये मैंने यूनिट नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझाया है कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। ईश्वर प्राणिधन है ना, वो सब समझा ना आपके लिए, तो उसका प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं भी थोड़ा पढ़ दूंगा, क्या आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवद गीता। क्या कॉन्सेप्ट है अपन के मतलब हेल्दी लिविंग का भगवद गीता में, ये भी अपन सीख लेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है अपन के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली, मतलब अपन के रोजाना की लाइफ में क्या योगा प्रैक्टिस काम आती है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, अपन की बॉडी किस हिसाब से बिहेव करेगी जब अपन योगा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो वो सब अपन देखेंगे। और की लर्निंग आउटकम भी देख लेंगे क्या क्या होते हैं। मतलब जब भी अपन का ये मॉड्यूल या यूनिट खत्म होगी तो आप किस चीज़ के लिए एवल हो पाओगे, आप मतलब कितना ज्ञान अर्जित कर लोगे। पहला होगा आप डिस्क्राइब कर पाओगे योगा के प्रिंसिपल्स, ठीक है, क्या बेसिक प्रिंसिपल हो, आप मतलब कुछ अलग वाइटल प्रिंसिपल्स भी बता पाओगे। एक्सप्लेन कर पाओगे वेरियस इंपॉर्टेंट मतलब एंशियंट टेक्स्ट, जो पुराने समय जो एंशियंट टेक्स्ट है, उपनिषद है ना, ये सब आप लोग मतलब इनका इंपॉर्टेंस समझोगे, इनको समझा भी पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे अपन के ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को, ठीक है। तो एनाटॉमी इसमें तो नहीं, यूनिट नंबर 3 में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब एक्सप्लेन कर पाओगे योगिक डाइट को, कैसे क्या योगिक डाइट रही है अपन की, और डिमॉन्स्ट्रेट कर पाओगे कि योगा एक्सरसाइज की कौन कौन सी एक्सरसाइज जो की मतलब सबको परफॉर्म कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। डिस्क्राइब कर पाओगे बेनिफिट और प्रिकॉशन हर एक योगा आसन के लिए, कि कैसे क्या उसके प्रिकॉशन है, कैसे अपन को मतलब सांस लेने, हर एक तरीका आप लोग सीख लोगे बहुत आराम से। चलो, तो अपन की यूनिट ऑब्जेक्टिव थोड़े और बहुत पड़ी है ना अपन की सेकंड नंबर यूनिट। तो योगा इंस्ट्रक्टर के हिसाब से मैं ही हूँ आपका। तो यूनिट नंबर 2.1 मतलब सबसे पहला पार्ट यही है, योगा प्रिंसिपल और नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट। कि योगा प्रिंसिपल्स क्या है, उनके मेन बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे और वाइटल भी देख लेंगे। और नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट मतलब पुराने समय में जो किताबें लिखी गई हैं अपन के, पतंजलि योगा सूत्र है ना, महर्षि पतंजलि ने जो अपन को दी हैं, तो उन सब का भी नॉलेज अपन अर्जित कर लेंगे। तो यूनिट ऑब्जेक्टिव मैंने मतलब बताई दी कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब योगा प्रिंसिपल, एक्सप्लेन वेरियस एंशियंट टेक्स्ट, डिस्क्राइब भगवद गीता, है ना, और पतंजलि योगा सूत्र भी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेदा, उपनिषद क्या है, ये सब लोग बता दें प्लीज़ कमेंट में। क्योंकि मुझे पिछली बार एक कमेंट आया था अपन की यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट वीडियो में कि उसने मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा दिमागदार था, उसने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत सही लिखा हो, ठीक है। तो उसको एक बार जाके पढ़ना कि उपनिषद होता क्या है, ठीक है। और अपन का ये जो जंगल वाली बात है तो मुझसे गलत निकल गया, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और रामायण को भी आप डिस्क्राइब कर पाओगे, जब भाई या आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा ना, तो आप रामायण को भी बता पाओगे बहुत आराम से। तो बड़ों के बीच में इज्जत बन जाती है ना जब बच्चों को इतना ज्ञान हो जाता है, इसलिए योगा अच्छा है। और नारद भक्ति सूत्र, तो वही आप बता पाओगे, बाकी नहीं भक्ति है स्टेक। तो 2.1.1 तो अपन का और एक पार्ट छोटा सा, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई ना, मत डरो। योगिक प्रिंसिपल या योगा प्रिंसिपल्स भी अपन देख लेंगे। फॉलोइंग आर द 10 योगा प्रिंसिपल्स, तो इनका नाम जरूर याद रखना, जो अपन के 10 है ना, ये सारे योगा प्रिंसिपल्स आप लोग याद रखना। तो सबसे पहला है अपन का नॉन वायलेंस। तो क्या पता अपन का नॉन वायलेंस, अहिंसा, गांधी जी की वजह सबको पता है। ट्रुथफुलनेस, सत्य, ठीक है, सत्य बोलना, ट्रुथफुलनेस बोलना। और राइटिनियस होता है अपन का अस्त्य। अब देखो, राइटिनियस आप लोग एक प्रकार से इसको ले सकते हो क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली राइट, है ना, जस्टिफाइड।
तो जब आपके अंदर एक क्वालिटी होगी मोरली राइट, मतलब आप सही हो गए मोरली और जस्टिफाइड हो गए, तो अपने को राइटनेस आएगा अस्ते, ठीक है। और विजडम होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य सबको मालूम है। सिंप्लिसिटी अपरिग्रह, बहुत आसान था। वहीं पे वर्शिप ऑफ द स्पिरिचुअल गोल, तो ईश्वर प्राणिधाना मतलब भगवान की पूजा करनी है अपन का, वर्शिप ऑफ द स्पिरिचुअल गोल के अंदर आता है। 7th अपन का सेक्रीफाइस करना अपना ईगो, तो वो अपन का शौचा के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन का संतोषा, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सबको पता है। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, तपस्या करना है ना, तो ये अपन का देखो, ये मैंने समझाया था। ये आप लोग तपस्या जो मन में टैबू बनाया हो ना आपके माइंड में कि पहाड़ पे जाके करना, नहीं, वो नहीं होती तपस्या। तपस्या कुछ अलग है, सेल्फ डिसिप्लिन खुद का अंदर से है ना, ये अपन का अंतरंग युवा के अंदर आता है। रीडिंग अपन का स्वाध्याय, ठीक है, मतलब खुद का अध्ययन। स्वा मतलब होता है खुद का, और अध्ययन करना तो पता ही है। कंटेनमेंट, संतुष्टि रहना है ना, जो आपके पास है उसमें खुश हो। एक्स्ट्रा मत सोचो कि भाई दूसरे के पास है मेरे पास नहीं, तो नहीं, सब मत सोचो, आपके पास भी होगा कभी ना कभी, बस पढ़ाई करते रहो। चलो 2.1.1.1 है ना। तो मीनिंग ऑफ योगा एक प्रिंसिपल है, योगा प्रिंसिपल्स। तो नॉन वायलेंस, अहिंसा और ट्रस्टफुलनेस, सत्य, इन दोनों को बताया गया है। नो किलिंग ऑफ अदर बीइंग, टू मीक एंड पीसफुल, मतलब दूसरे को मारना नहीं, ठीक है। और इसमें मीक और पीसफुल, तो मीक क्या होता है, शांत रहना, ठीक है। एक प्रकार से पीसफुल भी शांति रहना होता है, दोनों अपन के सिनोनिम है। लिव इन द ट्रुथ, मतलब अपन की सच्चाई ना उसमें रहो। आप लोग उस झूठ की तरफ मत जाओ जो मतलब आजकल लोग आइडियोलॉजी बनाए, उसकी तरफ मत जाओ। बेसिकली बहुत आसानी से आप लोग ये जान सकते हो। बी ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट मतलब सच बोलो, विथ योरसेल्फ और दूसरों के प्रति भी, कभी खुद से भी और दूसरे से भी आप लोग झूठ नहीं बोलोगे। ऑल्सो देयर शुड बी नो लिटिल लाइज ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। और मतलब एक छोटी सी कन्वीनियंस के लिए आप छोटे मोटे झूठ भी मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। क्यों? क्योंकि इन छोटे छोटे झूठ से एक बहुत बड़ा झूठ पैदा होता है जो कि इंसान को पूरा बर्बाद कर देता है। इसलिए अ लाई इज़ परमिसेबल ओनली इन अ वेल जस्टिफाइड सिचुएशंस, तो ये मिस्टेक है, सिचुएशंस लिखा है, सिचुएशन पढ़ना है इसको। तो एक लाई जो कि मतलब परमिसेबल है अपन की योगा में, जब अपन की बहुत अच्छी मतलब सिचुएशन चल रही है, जैसे सामने वाले की जान जाने वाली हो, आपके सच बोलने पे तो मत बोलो, शांत रह जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कैन सेव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बींग विद अ लाई, अगर आप अपने झूठ से सामने वाले की लाइफ बचा सकते हो तो झूठ मत बोलो, ठीक है। वहाँ पे शांत रह जाओ। वैसे बुक में नहीं बताया गया कि कहीं पे भी झूठ बोल दो, शांत रहना बताया गया। आ योगी इज साइलेंट व्हेन एवर इन डाउट, अगर उसको डाउट है कि सामने वाले की गलती है या नहीं है तो वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि उसके सामने मतलब सीधी गवाही दे देगा तो उसको जेल हो जाए या उसको फांसी की मतलब सूली पे चढ़ा दिया जाए। दोज हु कॉन्स्टेंटली लिव इन द ट्रुथ, जो इंसान हमेशा सच बोलता है और हमेशा सच में जीता है। रेडिएट द ट्रुथ, रेडिएट मतलब अपने आसपास ही मतलब फैलाता है ट्रुथ, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से उनके आसपास के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो मतलब ट्रुथ में ही रहता है फुल। देयर फेलो मैन ट्रस्ट देम, ठीक है। हर एक इंसान उस पर ट्रस्ट कर, क्योंकि भाई वो इंसान सच बोलता है ना, इसलिए। अब राइटियसनेस क्या होता है अपन का, या रिथियसनेस भी कह सकते हो आप लोग इसको, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो क्योंकि पेपर में लिखना आना चाहिए। अस्ते, ठीक है। तो नॉन स्टीलिंग और नॉट चीजिंग, चीजिंग होता है अपन का वैसे इसमें, तो नॉन स्टीलिंग मतलब चेक मतलब चोरी चकारी नहीं करना, ठीक है। और अपन का नॉट चीजिंग भी अपन का उसी के अंदर आता है कि राइटियसनेस अस्ते। आ योगी इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट, जो हमारा जो योगी है ना वो हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आप लोग योगा पढ़े तो आप लोग भी योगा, इसलिए झूठ मत बोलना। ही डज नॉट सीक अनवारंटेड एडवांटेज, ठीक है। और वो किसी का भी एडवांटेज नहीं होता, जैसे सामने वाले को मान लो कि कोई इंसान आपके सामने झुक रहा है तो आप लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे। बट ही इज़ लुकिंग फॉर अ फेयर ट्रेड, और वो फेयर ट्रेड मतलब अच्छा व्यवहार रखता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ दूँ आप भी कुछ दो, है ना, तो वो वाला अपना कौन योगी फॉलो करेगा। विजडम ब्रह्मचर्य है, सबको मालूम है वैसे होता क्या है। लिव इन द स्पिरिचुअल लाइट, स्पिरिचुअल लाइट मतलब भगवान की आस्था में ध्यान दो, ब्रह्मचर्य के अंदर आएगा विजडम। डू नॉट सर्व द मनी बट योर इनर हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब जो पैसे हैं ना उसके लिए आप पूरी तरह खुद को दान मत कर दो, ठीक है। अपनी इनर हैप्पीनेस को जानो, आपकी इनर हैप्पीनेस है किस में, ठीक है। उसके हिसाब से देखो आप, मतलब पैसे के पीछे मत मांगो, अपनी इनर हैप्पीनेस ब्रह्मचर्य को फॉलो करो। बी सेंटर्ड इन योर इनर हैप्पीनेस एंड पीस, मतलब सेंटर्ड रहो अपनी इनर हैप्पीनेस और पीस में, ठीक है। ना ही कि पैसे के पीछे भागना कि दौड़ भाग कर रहे हो, है ना। पैसे ऐसे इंसान मर जाता है पैसे के पीछे भागते भागते। सिंप्लिसिटी बहुत आसान है अपन का, अपरिग्रह सिंप्लिसिटी। बी मॉडरेट इन एक्सटर्नल इंजॉयमेंट एंड कंजप्शन, मतलब मॉडरेट एक हद में रहो एक्सटर्नल इंजॉयमेंट और कंजप्शन के, कि मैं कोई भी चीज़ करूँगा एक हद में करूँगा, हद से ऊपर कुछ नहीं करूँगा। अ स्पिरिचुअल पर्सन लिव मॉडेस्टी आउटवर्डली एंड इनवर्डली रिच, जो अच्छा इंसान होता है ना तो विनम्रता से रहता है बाहर, ठीक है। जबकि इनवर्डली वो बहुत ज़्यादा मतलब फलता फूलता है, लेकिन बाहर से बताना पड़ता है दुनिया को, वरना आपको दुनिया
भाव नहीं देगी, रियलिटी बताऊँ, है ना। तो ऐसे पागलों को वैसे भी भाव नहीं दे, अंदर से भले पागल, लेकिन बाहर से आप लोग दिमाग अपना चलाओ, ठीक है, विनम्र रहो। किधर पे थे अपन? योगी यूज एनर्जी, मतलब एक जो अपन का योगी है या हर एक पर्टिकुलर इंसान ही मान सकता है अपनी एनर्जी किस लिए यूज़ कर सकता है? नॉट इन आउटर एक्शन बट लिव सो पीसफुल दैट इट टर्न्स इनवर्ड एंड क्लीननेस हिज बॉडी फ्रॉम द इनसाइड। तो जो एक इंसान है वो अपनी एनर्जी बाहर के एक्शंस के लिए नहीं, है ना, उनके लिए यूज़ नहीं करता, बल्कि वो पीसफुल रहने के लिए और जैसे कि उसके अंदर की क्लीननेस बढ़ी रहे और अंदर से उसे खुशी मिले, उसके लिए एनर्जी यूज़ कर सकते। कौन? योगी, या मोस्ट ऑफ द इंसान यूज़ करे जिन लोगों में दिमाग है, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही लिव्स परमानेंटली इन द स्पिरिचुअल लाइट। तो वो इंसान जो कि हमेशा अपनी ज़िंदगी भर उसने अपनी राह फॉलो करा है, वो कभी ना कभी, या तो अभी जैसे वो होता है ना अमर रहे, है ना, तो वो इंसान अमर बन जाता है, सच बताऊं, जो अपनी राह फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा बीच में कर लेते हैं, आपके मोबाइल के ऊपर चला जाए वरना। वर्शिप ऑफ द स्पिरिचुअल गोल ईश्वर प्राणिधाना, मतलब स्पिरिचुअल गोल की तरफ जाना मतलब भगवान की पूजा करना है अपन का। ईश्वर प्राणिधाना के अंदर है कि भक्ति है अपन का, वैसे भक्ति योगा के अंदर ही आता है शायद ये। सो डैट वी डू नॉट लूज अवर स्पिरिचुअल पाथ। इसमें ये बताया कि जो अपन का जो स्पिरिचुअल पाथ है ना, कभी भी उसको लूज मत करो। ये नहीं कि आपने भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, नहीं, थोड़ा बहुत विश्वास रखो, क्योंकि हर एक इंसान का थोड़े थोड़े देखो 1.1% में एक महीना भी आप लोग विश्वास रखोगे तो 1.37 हो जाता है ना। तो ऐसे ही आपको भगवान पे विश्वास रखना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ाते जाए तो आपका बढ़ जाएगा। और जो लोग फिर नास्तिक है तो उनका कुछ कह नहीं सकते। इट इज़ नेसेसरी दैट वी रिमाइंड आवरसेल्फ अगेन एंड अगेन अबाउट आवर स्पिरिचुअल गोल। और अपन को ये मतलब ज़रूरी है कि अपन को खुद को याद रखना चाहिए हमेशा कि अपन का स्पिरिचुअल गोल क्या है, ठीक है, अपन लोग इस धरती पे आए क्यों हैं। वी कैन वर्शिप एनी इमेज, अपन किसी भी मतलब किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते, कोई उसमें पर्टिकुलर इसमें बताया नहीं गया है। गॉडेस, शिवा, पतंजलि, किसी को भी आपको जो पसंद है, वैसे भी जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें नैतिकता है, इसमें मूल तत्व हैं, तो आप उसी को फॉलो करो। कोई बुक भी इंसान की मतलब कोई इंसान बुक की पूजा कर सकते, किसी वस्तु की भी, है ना, जिससे उसे फ़ायदा मिल रहा हो, मतलब उसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही हो, वो उसको फॉलो कर सकते। ये नहीं कि ज़रूरी है कि आप गॉड को ही फॉलो करो। बी कैन बो बिफोर आ स्टैचू, अपन बो मतलब अपन का जो सर है ना टिका सकते हैं। स्टैचू मतलब स्टैचू क्या हो गया? बुद्धा, जीसस, शिवा, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। मैं किसी की नहीं कह रहा कि आप इसको फॉलो मत करो। और स्पीक का मंत्रा, लेकिन जो प्रेयर है ना वो हमेशा टाइम टू टाइम करते हो, क्योंकि इससे क्या है ना, इंसान की जो भौतिक शक्ति है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब उठ के आप प्रेयर करो तो उससे भी बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ती है, ठीक है। और ये बताया गया है लिजर्टिन में है। और सेक्रीफाइस द ईगो, जो आपका जो ईगो है ना, बहुत गंदा जो आपके माइंड के अंदर टैबू बना हुआ है, उसको पूरी तरह सेक्रीफाइस कर दो, हटा दो अपने मन से सोचा, ठीक है। वो अपन का सोचा क्या लगेगा? प्यूरिफिकेशन और क्लीनिंग ये अपन का सोचा है। द वे इनटू द लाइट पासेस थ्रू द क्रूसीफिक्शन, तो इसका मीनिंग एक प्रकार से सूली पर चढ़ाना ही होता है, सेक्रीफाइस करने, चढ़ जाना, ठीक है। तो अपन का जो ईगो है ना उसको सूली पे चढ़ा देना ही सेक्रीफाइस सोचा के अंदर आएगा। द वे इनटू द लाइट पासेस, ठीक है, लिखा भी है। विदाउट अ क्रूसीफिक्शन, मतलब बिना किसी आप अपने मतलब सेक्रीफाइस करे बिना, देयर इज़ नो एनलाइटमेंट, तो कोई भी आपका फ़ायदा नहीं है जब तक इंसान कुछ चीज़ छोड़ेगा नहीं, जब तक कुछ नई चीज़ पकड़ेगा नहीं। ट्रू सेक्रीफाइस इज़ एन आर्ट, मतलब जो इंसान सेक्रीफाइस करना जानता है, ये समझो उसके पास एक ऐसी कला है जो दुनिया में बहुत से कम लोगों के पास होती है। ही हु सेक्रीफाइस टू मच ब्रेस्ड देम इंटरनली, जो इंसान बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की ताकत रखता है अपने अंदर, मतलब वो टू मच ब्रेस्ड। अब ब्रेस्ड क्या होता है? तो संकट के लिए तैयार रहता है कि किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, मैं मतलब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके सामने डट के खड़ा रहूँगा, उसके सामने अपने घुटने भी नहीं टेकूंगा, हारना तो दूर की बात है। हु सेक्रीफाइस टू लिटिल, जो इंसान बहुत कम सेक्रीफाइस करते हैं, डज नॉट सॉल्व हिज टेंशंस, तो अपने टेंशन से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर बड़ी मतलब जो मुश्किलें आती हैं ना, संकट आते हैं, उनके लिए कैसे लड़ेगा? वो तो भाई पहले ही गिर जाएगा। अब सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? तो सेल्फ डिसिप्लिन तपस से रिलेटेड है, तो अपन देख लेते हैं। वो 10 के 10 यहाँ बता दिए गए हैं। अ क्लियर गोल, सबसे अच्छा गोल है अपन के वैसे तपस। अ क्लियर लाइफ प्लान एंड अ क्लियर वे ऑफ प्रिसाइजिंग या प्रैक्टिसिंग है अपन का। तो एक क्लियर लाइफ प्लान और क्लियर लाइफ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग ये अपन का तपस है, जो कि अपन के सेल्फ डिसिप्लिन कहलाता है। तपस मीन्स टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। देखो कितना आसान है कि तपस मतलब एक ऐसी डिसिप्लिन लाइफ को लीड करना, वही अपन के सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आ जाएगा। वैसे रीडिंग क्या होता है? तो रीडिंग अपन का स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना। वैसे डेली रीडिंग मतलब हर दिन रीड करना, मंत्र या मेडिटेशन करना, मेडिटेट करना। कीप अस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, जो अपन को स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने में मदद करे, वही अपन का स्वाध्याय है। वैसे कोई खुद का अध्ययन करनी तो अपन का स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाए ना कभी अपनी सोल को समझ रहे हैं।
क्लीन अवर स्पिरिट, जो अपन की स्पिरिट है ना, सोल, हाँ उसको क्लींस करता है एक प्रकार से। कनेक्ट अस विद द एनलाइटेंड मास्टर एंड मेक अस स्पिरिचुअल विक्टर्स, ठीक है, विक्ट्री भी कह सकते हो आप इसको। तो कांटेक्ट कर रहे हैं अपन को एनलाइटेंड मास्टर करने में मदद करो, अपन को स्पिरिचुअली विक्टर्स, मतलब अपन को विक्ट्री दिला है पूरी दुनिया पे, मतलब अपन के जो इंसान खुद से जीत जाएगा ना, वो दुनिया जीत जाएगा, है ना। तो वही अपन को खुद का अध्ययन करना है, जिसमें जब आप पूरी तरह परफेक्ट हो जाओगे ना, तो आपके लिए मतलब आपको ऐसा लगेगा आपके ऊपर सुपर पावर आ गई ना, सुपर पावर। वहीं पे कंटेनमेंट क्या होता है? तो कंटेनमेंट वैसे आप सबको पता है, संतुष्टि है ना, संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड विद व्हाट वन हैज़, मतलब हर एक इंसान को सेटिस्फाइड रहना है कि उसके पास क्या चीज़ है और वो उससे क्या क्या नहीं कर सकता और क्या क्या कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक गरीब बच्चा है, तो हमेशा अमीर आदमी को देखता रहेगा कि इसके पास ये है, तो कभी वो अपने खुद पे ध्यान नहीं दे पाएगा, कभी इतना अमीर बन ही नहीं पाएगा। अगर एक इंसान उसके पास जितना है वो उसी में अपना काम चला और धीरे 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 आगे बढ़ता जाए, ना कि दूसरे जल के, तो वो कंटेनमेंट के अंदर आएगा, वरना नहीं आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली स्टार्ट करते 2.1.2 नॉलेज ऑफ एंशिएंट योगा टेक्स्ट, जो कि अपन की 2.1.2 होने वाली है। तो अपन इसमें नॉलेज गेन करेंगे एंशिएंट योगा टेक्स्ट के। तो सबसे पहले ये नाम समझो कि एंशिएंट योगा टेक्स्ट होता क्या है, ठीक है। तो एंशिएंट योगा टेक्स्ट अपन के वो वाले टेक्स्ट होते हैं जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं को पढ़ने के प्रकार से योगा टेक्स्ट कहते हैं एंशिएंट टेक्स्ट, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव अ डीपर नॉलेज ऑफ योगा वन शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा टेक्स्ट। अगर आपको डीपर नॉलेज ऑफ योगा चाहिए तो उससे पहले आपको एंशिएंट योगा टेक्स्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ठीक है। अगर एक इंसान को उसके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर वो समझ भी नहीं पाएगा, उसको याद भी नहीं होगा कुछ। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट योगा टेक्स्ट आर गिवन बिलो, जबकि उनमें से कुछ अपन के मेन योगा टेक्स्ट अपन को बताए गए हैं, 4 ही हैं वैसे। भगवद गीता, पतंजलि योगा सूत्र, रामायण एंड नारद भक्ति सूत्र, ठीक है। तो अपन इन 4 ही को एक प्रकार से देख लेंगे अब पूरा डिटेल में, जिसमें से अपन का भगवद गीता सबसे पहले आएगा। पतंजलि योगा सूत्र अपन बहुत टाइम से पढ़ते आए, तो उतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। रामायण सबने पढ़ी है, और नारद भक्ति सूत्र तो मैं जानता हूँ कि ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने भी अब तक नहीं पढ़ा है, पढ़ना है लेकिन, ठीक है। लेकिन भगवद गीता सबने पढ़ी, तो अपन देख लेंगे भगवद गीता में क्या था, ठीक। भगवद गीता कॉमनली नोन एज गीता, द गीता इज लिंचपिन ऑफ ग्रेट एपिक, मतलब जो अपन गीता है ना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ग्रेट एपिक्स का, ठीक है। एंड दैट एपिक इज महाभारत, जबकि वो वाला एपिक कौन सा है? एपिक्स क्या होता है? बहुत बड़ी जो किताब होती है, हाँ, तो अपन की महाभारत है। और ग्रेट स्टोरी ऑफ द भारतास, ठीक है। जो भारतास थी ना, हाँ, तो खाने वाला भरता नहीं, वो भारतास है। तो वो उनकी ग्रेट स्टोरी के बारे में जो महाभारत में बताया, उसमें से अपन का एक महत्वपूर्ण अंग भगवद गीता निकल के आई है, विथ नियरली 100,000 वर्सेस डिवाइडेड इनटू 18 चैप्टर्स, ठीक है। और जबकि जो बहुत हजारों, मतलब जो मल्टीवर्सेस है ना, एक प्रकार से वर्सेस अपन के कहते हैं मल्टीवर्स को, वैसे तो कई हजार, 1000 10 आए हैं ना, ऐसे कई हजार साल का एक 18 चैप्टर्स बनाएगा भगवद गीता का, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम्स इन द वर्ल्ड, और जो अपन की भगवद गीता ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है वर्ल्ड में, नोट कर लेना इस बात को, ठीक है। क्या? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम, दैट इज गीता, 7 टाइम्स लॉन्गर देन इलियड एंड ओडिसी कंबाइंड। और जब अपन इलियड और ओडिसी कंबाइन होते हैं ना, उनसे भी 7 टाइम्स कितनी बड़ी अपन की भगवद गीता है। मतलब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों बुक्स को, देखो आप लोगों को पता नहीं होगा इलियड क्या होता है, ओडिसी क्या है। इलियड देखो, अपन की एंशिएंट ग्रीक एक प्रकार से बुक है अपन की, आ सीरीज ऑफ एक्सप्लोइट, जो कि सुटेबल होती है एपिक्स के लिए, है ना। तो वो अपन की इलियड है। वहीं पे ओडिसी क्या है? तो ओडिसी अपन का लॉन्ग जर्नी फॉर एडवेंचर की एक बुक, ठीक है, जो कि अपन की शायद ग्रीक्स में आती है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो इन दोनों बुक्स को जब कंबाइन करते हैं, उनसे भी 7 गुना ज्यादा बड़ी अपन की भगवद गीता, और 3 टाइम्स लॉन्गर देन द बाइबल, जबकि अपन की 3 टाइम्स लॉन्गर है किससे? बाइबल से, ठीक है। मतलब बाइबल जैसे 3 बुक्स लग जाएंगे तब जाके अपन की एक भगवद गीता तैयार होगी, ठीक है। वैसे उनकी वो अंग लेके नहीं, मैं मोटाई की बात कर रहा हूँ, पेजेस की। इट इज इन फैक्ट, जबकि एक फैक्ट है, a whole library of stories that exerted a tremendous influence on the people and the literature of India। जबकि जो अपन की भगवद गीता ने इससे पूरी लाइब्रेरी की स्टोरीज को एक बहुत अच्छा ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस करा, मतलब ट्रेमेंडियस बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस करा किस पे? पीपल्स व लिटरेचर ऑफ इंडिया को, ठीक है। जैसे अपन लोग अभी पढ़ रहे हैं ना भगवद गीता, तो अपन को इन्फ्लुएंस कर दिए कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि बुक में अपन की आई है, इसलिए। चलो अब भगवद गीता का अपन अंदर घुसते हैं कि इसमें है क्या क्या। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत is a conflict over succession to the throne of हस्तिनापुर। जो सेंट्रल स्टोरी थी ना महाभारत की, वो अपन की स्टार्ट हुई थी कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सक्सेशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रूल, कि कौन रूल करेगा अपन के हस्तिनापुर पे, ठीक है। अ किंगडम जस्ट नॉर्थ ऑफ मॉडर्न दिल्ली, जो कि अपन का हस्तिनापुर एक किंगडम है जो कि नॉर्थ में है मॉडर्न दिल्ली के। डेट वॉज एंसेस्ट्रल रियलम,
अब देखो एंसेस्टर रियलम क्या होता है, मतलब जो रियलम मतलब होता है कार का मतलब काम या कार्य करने की जगह है, ठीक है। वहीं पे एंसेस्टर मतलब जो पुराने अपन के पूर्वज हैं ना, उनके कार्य करने की जगह पे, जो कि हस्तिनापुर था, मतलब एक प्रकार से आप लोग इसको कह सकते हो कैपिटल, है ना। ऑफ अ ट्राइबल मोस्ट कॉमनली नोन, ट्राइब जो कि उसको माना जाता था एज द भारतास, ठीक है। और ये अपन के भारतास की कहानी है। सबसे पहली बात तो इंडिया वॉज एट दैट टाइम डिवाइडेड अमंगस्ट मैनी स्मॉल एंड ऑफन वरिंग किंगडम्स। इस समय जो इंडिया था ना, बहुत से मतलब डिवाइडेड था अमंग स्मॉल किंगडम्स, ठीक है। जहाँ पे छोटे राजा मतलब राज करते थे अपनी अपनी जगह पे। वहीं पे एक बड़ा राजा बैठा था उन सब के ऊपर, जो उन सबको मतलब कंट्रोल करता था। द स्ट्रगल इज बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स। और इस बुक में बताया गया है कि जो स्ट्रगल था टू ग्रुप ऑफ कजन्स का क्या था। द पांडवास और द सन ऑफ पांडु। जो पांडवास थे ना, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कजन्स के बीच, ठीक है। वैसे अपने कौरवा और पांडवास के बीच हुआ था अपन के, जिसमें से पांडवास थे अपन किसके सन, पांडु के। वहीं पे जो कौरवास थे ना, वो अपन के डिसेंडेंट्स थे, किसके, कुरु के डिसेंडेंट। जैसे कि मेरा पोता हो गया तो वो मेरा डिसेंडेंट है ना, इस प्रकार से। बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस धृतराष्ट्र द एल्डर ब्रदर ऑफ पांडु। ब्लाइंडनेस की वजह से जो धृतराष्ट्र थे ना, क्योंकि अपन के बड़े भाई थे किसके, पांडु के, इज पास्ड ओवर एज किंग, तो उनको किंग नहीं बनाया गया। द थ्रोन इज गोइंग इंस्टीड टू पांडु। जबकि ये जो उनका थ्रोन था, जबकि उनका राजा बनने का हक था, वो बात लगी, वो ब्लाइंडनेस थी, तो उनको थ्रोन नहीं दिया गया, उनको किंग नहीं बनाया गया। जबकि उनके जो छोटे भाई थे उनको थ्रोन दे दिया गया, उनको एज अ किंग माना गया, ठीक है। हाउएवर, जबकि पांडु रिनाउंसेस द थ्रोन, जो अपन जो पांडु थे ना, उनने जो अपना थ्रोन है उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, ठीक है। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, मैं अपने बड़े भाई को दूंगा। एंड धृतराष्ट्र अज्यूम्स पावर आफ्टर ऑल। और जो धृतराष्ट्र थे ना, उनने पूरी भी ये पावर समन कर ली, मतलब उनने वो थे ना, वो उनने रूल करा। द सन ऑफ पांडु, जो सन ऑफ पांडु थे ना, वो कौन कौन थे, युधिष्ठिर थे, भीमा थे या भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, ठीक है। तो 5 नाम जरूर याद रखना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ठीक है। इन नामों को मत भूलना। ग्रो अप टुगेदर विद देयर कजन्स, जो अपन के मतलब अपने भाइयों के साथ पले बड़े हुए थे। द कौरवास, जो अपन के उनके भाई कौन थे, कौरवास थे, ठीक है। जो अपन की बताएंगे ना कि उन कजन्स के बीच ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ड्यू टू एनमिटी एंड जेलेसी। अब देखो एनमिटी को भी एक प्रकार से जेलेसी ही माना जाता है, कुछ में से अलग नहीं है अपन का। एनमिटी एक प्रकार से बैर भी होता है वैसे, तो जेलेसी और बैर की वजह से द पांडवास आर फोर्स टू लीव द किंगडम। जो पांडवास थे ना, उनको फोर्स करा गया कि आप ही किंगडम छोड़ के चले जाओ। ड्यूरिंग देयर एग्जाइल, एग्जाइल क्या होता है, देश निकाला, मतलब उनके देश निकाला के टाइम पे दे जॉइंटली मैरिड द्रौपदी। उन पांचों के पांचों ने एक स्त्री से शादी की जो कि थी द्रौपदी, ठीक है। अब आप लोग सुनने में अजीब लगे, लेकिन हाँ ऐसा हुआ था। एंड बी फ्रेंड कजन कृष्णा, ठीक है। और उनके बहुत अच्छे मतलब एक प्रकार से कजन थे अपने, कौन, कृष्ण जी। सबको पता है कृष्ण जी कौन थे। हु फ्रॉम देयर देन ऑन कंपनी स्टेम, जिनने आगे चल के उनकी कंपनी मतलब एक प्रकार से उनकी कौन बनी, इसको अपन क्या कहते हैं, जैसे कि अपन एक प्रकार कंपेनियन बने, ठीक है। कंपेनियन जो है कंपनी कर रहे हैं, उनके लिए कहते सलाह दे रहे हैं ना, सहायकार। दे रिटर्न एंड शेयर सोवर्जिनिटी विद द कौरवास, ठीक है। तो जब वो लौट के आए तो उनने शेयर करा किसको, सोवर्जिनिटी। तो सोवर्जिनिटी क्या होता है अपन का, शासन। उनने कहा कि ये जो है ना शासन कौरवास के साथ उन्हें भी शेयर करना, क्योंकि वो उनके भाई ही लगते हैं, ठीक है। और भाइयों के बीच सब कुछ बंटवारा बराबर होना चाहिए। बट हैव टू विदड्रॉ टू द फॉरेस्ट फॉर 13 ईयर्स। जबकि जो उनकी जो था ना उन्हें थ्रोन, वो सब उन्हें छोड़ के, उन्हें विदड्रॉ करके छोड़ के जाना पड़ा फॉरेस्ट फॉर 13 ईयर्स। When युधिष्ठिर loses all his position in the game of dice, जो अपन के युधिष्ठिर थे ना, अपन का एक डाइस का गेम होता है, इस प्रकार से है ना, वो खेलते थे ना, हाँ। तो उस गेम में अपन के युधिष्ठिर थे ना, उनने लूज कर दिया अपना सब कुछ, ठीक है, विद दुर्योधन, ठीक है। दुर्योधन, जो दुर्योधन थे ना, वो भी खेले थे अपोनेंट में, तो उनके सामने ने सब कुछ अपना खो दिया। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, जो सबसे बड़े भाई थे किसके, कौरवास के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़े कौन थे, युधिष्ठिर थे, वहीं पे वहाँ के उनके सबसे बड़े थे कौरवास के, अपन के कौन, दुर्योधन। When they return from the, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं। When they return from the forest to demand their share in the kingdom back, जब वो फॉरेस्ट से लौट के आए तो उन्हें डिमांड करी जो उनका जो शेयर किंगडम था ना, उसको वापस करने का। तो दुर्योधन रिफ्यूजेस, जो दुर्योधन थे ना, उन्हें रिफ्यूज कर दी कि मैं आपका किंगडम वापस नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। दिस मीन्स वॉर, तो इसका मतलब क्या था कि अब वॉर स्टार्ट होगी, महाभारत स्टार्ट होगी, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई। कृष्णा एक्ट एज अ काउंसलर टू द पांडवास, ठीक है।
जबकि जो अपने कृष्ण जी थे वो सलाहकार की तरफ वर्क कर रहे थे, किसकी तरफ, पांडवास की तरफ। द गीता इज फाउंड राइट देयर, जबकि जो अपन की गीता है ना वो यहाँ पे सच्ची पाई गई। विद द टू आर्मीज फेसिंग ईच अदर एंड रेडी फॉर बैटल, और अपन की गीता में क्या होता है, जो टू आर्मीज थी वो एक दूसरे की तरफ फेस कर रही थी और रेडी थी बैटल के लिए। जबकि पांडवास में से 5 थे, वहीं पे कौरवास में 100 लोग थे, है ना, पूरे 100 भाई थे वो लोग। द बैटल रेजेस फॉर 18 years एंड एंड्स अप विद डिफीट ऑफ द कौरवास। जो बैटल थी ना वो अपन की रेजिस क्या होता है वैसे अपन का, तो चलना है एक प्रकार से, ठीक है। चली किसके लिए, अपन की 18 दिन तक, और एंड हुई किसके साथ, डिफीट ऑफ कौरवास। जो अपन कौरवास थे ना वो डिफीट हो गए, कौन, दुर्योधन वाला और जो टीम थे एक प्रकार से। ऑल द कौरवास था, जितने भी कौरवास थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। ओनली द 5 पांडवास ब्रदर एंड कृष्णा सर्वाइव। सिर्फ और सिर्फ जो 5 पांडवास ब्रदर थे ना, कौन, युधिष्ठिर, अपन के भीम हो गए, अर्जुन हो गए, नकुल और सहदेव, है ना, तो सिर्फ यही जिंदा बचे थे, बाकी पूरे डेड हो गए थे। कौन, अपन के कौरवास, वहीं अपन के जो कौन थे, पांडवास बचे हुए थे, और कृष्ण जी भी सर्वाइव थे। द 6 सेट आउट फॉर हेवन टुगेदर, और ये 6 के 6 भाई थे ना, एक प्रकार से हेवन की तरफ जा रहे थे, मतलब उन्हें एक प्रकार से स्वर्ग की तरफ हो गया, ये नरक की जैसी जिंदगी नहीं भोगनी पड़ी। बट ऑल डाई ऑन द वे, जबकि जो पूरे ही थे ना धीरे धीरे एक प्रकार से खत्म होते गए, एक्सेप्ट युधिष्ठिर, सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर ही जिंदा बचे, हु रीचेस द गेट ऑफ हेवन, जो कि मतलब स्वर्ग तक पहुंच पाए। अकम्पनीड ओनली बाय स्मॉल डॉग, कुछ स्मॉल डॉग्स के द्वारा, मतलब अकम्पनीड एक प्रकार से उन्हें सलाह दिया, उन्हें रास्ता राह दिखाया। हु टर्न आउट टू बी एन इनकेरिनियन ऑफ द गॉड धर्मा, ठीक है, जो कि एक प्रकार से रूप माने गए थे। इनकारनेशन होता है वैसे, इनकारनेशन, तो इनकारनेशन मतलब एक प्रकार से जन्म लिया, किस इंपॉर्टेंट वर्क लिए ना, तो एक प्रकार से कहते हैं ना कि रूप आया उनका। तो धर्मा के रूप बन के कौन आए थे, अपन के युधिष्ठिर, वही आखिरी तक जिंदा रहे और वही उन्हीं डॉग्स के द्वारा अकम्पनी करके पहुंचाया गया, ठीक है। बाकी पूरे भाई रास्ता में खत्म हो गए, मतलब खत्म तो नहीं, डेथ होती जाती ना, तो सब स्वर्ग की तरफ बढ़े, लेकिन उसमें से युधिष्ठिर ही मेन गेट तक पहुंच पाया। आफ्टर टेस्ट ऑफ फेथफुलनेस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो एक टेस्ट ऑफ फेथफुलनेस और कॉन्स्टेंसी के, मतलब विदाउट चेंज, किसी भी चेंज के बिना, युधिष्ठिर इज यूनाइटेड इन हेवन। जो युधिष्ठिर थे ना वो रीयूनाइट हुए हेवन में विथ हिज ब्रदर, ठीक है, एंड द्रौपदी इन इटर्नल ब्लिस। और जो अपन की द्रौपदी थी ना वो इटर्नल ब्लिस में चलेंगे, मतलब टोटल पीस ऑफ माइंड में चले गए पूरे के पूरे, जो अपन के पांचों भाई थे, ठीक है। और इसमें एक भाई का नाम नहीं आया, मैं जानता हूँ, है ना, वो आप लोग सोच रहे होगे, लेकिन आप लोग कमेंट करना उस भाई का नाम क्या था, ठीक है, कौन थे वो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज़ विद इन दिस इनॉर्मस एपिक, जबकि अपन का ये सब इनॉर्मस एपिक में ये सब बात बताई गई है ना, अपन लोग बताइए, विच इज़ लेस देन 1% ऑफ द महाभारत। जो अपन की भगवद गीता है वो सिर्फ 1% से भी कम है, क्योंकि अपन महाभारत का अंग, ठीक है। तो सोचो महाभारत कितनी बड़ी होगी। डैडी फाइंड द भगवद गीता, जिसमें अपन भगवद गीता फाइंड करते हैं, मतलब बहुत छोटा अंग है अपन का भगवद गीता, महाभारत का 1% से भी कम। ऑफ द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू सिंपली एज गीता। तो इसमें ये बताइए जो अपन की भगवद गीता है कॉमनली नोन एज गीता, सबसे पहले ये बात मैंने आपको बता दी थी। इट इज फाउंड इन द 6th चैप्टर ऑफ द एपिक, मतलब अपन की जो 6th चैप्टर ऑफ द एपिक, मतलब भगवद गीता का जो 6th चैप्टर है ना, उसमें अपन एक चीज फाउंड करते हैं, जस्ट बिफोर द ग्रेट बैटल बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास। अपन एक 6th चैप्टर फाइंड करते जिसमें अपन के बताया जाता है कि जो पांडवास और कौरवास उसके बैटल के पहले जस्ट मतलब क्या हुआ था। द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ द पांडवास, जो सबसे बड़े हीरो थे ना पांडवास के, वो कौन थे, अर्जुन जी थे, है ना, धनुधारी। हैज पुल्ड अप हिज चैरियट, चैरियट क्या होता है, रथ, ठीक है, वो अपन की जो रथ होता है, हाँ, वो उस पे आए इन द मिडल ऑफ द बैटल फील्ड बिटवीन, मतलब जो अपन की वॉर जोन था ना कुरुक्षेत्र, उसके एकदम बीच में पहुंचे, बिटवीन द टू ऑफ द अपोजिंग आर्मी, दोनों आर्मीज के बीच में पहुंचे। ही इज अकम्पनीड बाय कृष्ण, जिसमें कि अपन के जो कृष्ण जी थे ना वो उनके सारथी बने हुए थे। हु एक्ट इज चैरियोटर, सारथी, है ना, चैरियोटर मतलब अपन को होता है कौन, सारथी। इन अ फिट ऑफ डेस्पोडेंस, जो अपन के अर्जुन थे ना बहुत ज़्यादा निराश थे, क्यों, अर्जुन थ्रोज डाउन हिज बो मतलब एक प्रकार से उन्होंने अपना जो एरो है ना, हाँ, उस पर जो धनुष होता है, हाँ, तो उन्होंने जो अपना धनुष था वो रख दिया, एंड रिफ्यूज टू फाइट, उन्होंने फाइट करने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो डेस्पोंडेंसी में मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। डिप्लॉइंग द इमोर्टिलिटी ऑफ द कमिंग वॉर, और वो बता रहे थे किस प्रकार से इस वॉर का जो परिणाम है वो कितना गंदा निकलने वाला है। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सुप्रीम ड्रामा, और बहुत बड़ा ड्रामा का मूवमेंट बन गया था एक प्रकार से। टाइम स्टैंड स्टिल, जो समय था ना वो थम गया। द आर्मीज आर फ्रोजन इन द प्लेस, जो कुरुक्षेत्र में तो पूरी आर्मीज फ्रोजन हो गई,
एंड गॉड स्पीक्स, गॉड्स कौन थे अपन के, कृष्ण जी ने स्पीक करा। नाउ स्टूडेंट हैंडबुक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं कि अपन की बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। स्टूडेंट हैंडबुक में कुछ ज़्यादा अलग से नहीं है, जो अपन ऊपर पढ़ते हुए आए ना वही पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली ग्रेव, ठीक है। जो सिचुएशन थी ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ग्रेव हो गई थी। ग्रेव क्या होता है अपन का, बैड और सीरियस, मतलब बहुत ज़्यादा खराब और सीरियसनेस वाली हो गई थी अपनी जो सिचुएशन। अ ग्रेट किंगडम इज अबाउट टू सेट डिस्ट्रैक्ट एंड इंटरनीसीन वॉरफेयर, ठीक है। तो इसको देखो थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल मैं भी जानता हूँ। तो इसको आप पढ़ सकते हो इंटरनीसाइन, ठीक है। तो इंटरनीसाइन या इंटरनीस भी पढ़ सकते हो, तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लें, ठीक। वैसे भी वहाँ लिखना ही है। हाँ, तो इसमें ये बताया कि जो एक ग्रेट किंगडम है ना महाभारत में जो खत्म हो गई थी ना, इज अबाउट टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, खुद को ही डिस्ट्रक्ट करने जाई थी। इन इंटरसीन, मतलब इंटरसीन क्या होता है अपन का, डिस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ से भाई नुकसान ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अपने ही भाई मारे जा रहे हैं, वॉरफेयर। मेकिंग अ मॉकरी ऑफ धर्मा, और किस वजह से, मॉकरी ऑफ धर्मा। मॉकरी क्या होता है, उपहास या हंसी उड़ाना धर्म की, ठीक है, इस वजह से। द इटर्नल मोरल लॉस, जो अपनी इटर्नल मोरल लॉस है ना, जैसे अपनी गॉड्स प्लान होता है ना वही। एंड कस्टम दैट गवर्न द यूनिवर्स, उन सब का मजाक उड़ाने की वजह से ये वॉरफेयर छिड़ी थी। और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने जा रही थी, क्योंकि उनका दोनों तरफ से वैसे भी नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि उनके भाई मारे थे, कजन्स, ठीक है। अर्जुनस ऑब्जेक्शंस आर वेल फाउंडेड, और जो अर्जुन जी के ऑब्जेक्शन थे ना वो वेल फाउंडेड रहे, कि वो अपने ही मतलब रिश्तेदारों को मारने जा रहे हैं। ही इज़ अ विक्टिम ऑफ अ मोरल पैराडॉक्स, और वो विक्टिम थे किसके, एक मोरल पैराडॉक्स के। तो ये थोड़ा टफ है मोरल पैराडॉक्स, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें क्या था ना कि एक इंसान को देखो कोई बात सही है लेकिन उसको वो गलत लगती है, जैसे कि अपन के अर्जुन जी को लग रही थी, देखो महाभारत उन्हें लड़नी ही थी। अब वो बात अलग है कि उनको ये चीज़ गलत लग रही थी, वो अपने ही संबंधी को मारने जा रहे थे, ठीक है। लेकिन वो भी तो आपको मारने आया ना, तो फिर तो आपको मतलब सेल्फ डिफेंस करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर एंड, जबकि ही इज़ अ फेसिंग पर्सन हु अकॉर्डिंग टू धर्मा डिजर्व इज रिस्पेक्ट एंड वेनिरेशन, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, वेनिरेशन VENERATION होता है, वेनिरेशन ना ही कि VENERAION, ठीक है। तो वेनिरेशन क्या होता है पहले आप ये समझो, श्रद्धा, ठीक है। तो अर्जुन जी वो एक बात समझ चुके थे कि वो जिसकी तरफ फेस, मतलब जिसके खिलाफ खड़े हैं ना, वो धर्म के हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट और उनका वेरिएशन, मतलब उनकी श्रद्धा डिजर्व करते हैं, ना ही कि उनका हेट। और मतलब हेट तो नहीं, उनकी जो वो थी ना पावर, हाँ, उसको वो उनके ऊपर नहीं दिखाना चाहते थे अपने से बड़ों के ऊपर। ऑन द अदर एंड, जबकि हिज ड्यूटी एज अ वॉरियर डिमांड्स दैट ही किल देम, जबकि उनकी ड्यूटी एज अ वॉरियर क्या थी कि उनको उन्हें मारना ही पड़ेगा, तभी ये महाभारत का युद्ध खत्म होगा, ठीक है। तो पेन थोड़ा अपन का कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, तो थोड़ा पतला कर लेते हैं ना। यस, 6x सही है। Yet no fruits of victory would seem to justify such a heinous crime, ठीक है। और उनको ये भी पता था कि ये जो विक्ट्री है ना, उनसे कोई अच्छा उन्हें फल नहीं मिलने वाला है। वैसे मिलता तो, लेकिन वो देखो कृष्ण जी ने उन्हें याद भी दिलाया थी, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो उन्हें ये भी पता था कि इस विक्ट्री से मुझे कोई ना कोई फल मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है। ये एक हीनस क्राइम है। हीनस क्राइम क्या होता है अपन का, एक ऐसा क्राइम हॉरिबल हो जो और एक्सट्रीमली ईविल वाला हो। इट इज सीमिंगली अ डिलेमा विदाउट अ सॉल्यूशन, और वो एक बात समझ गई थी, ये जो है ना एक डिलेमा बन चुका है। अब डिलेमा क्या होता है, तो एक असामंजस्य की स्थिति बन चुकी है जिसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा है, वैसे मिस्टेक है, सॉल्यूशन नहीं है। इट इज़ दिस स्टेट ऑफ मोरल कन्फ्यूजन दैट गीता इज सेट्स आउट टू बी मैन। तो इसमें ये बताया कि इसी वजह से, इसी मतलब ये डिलेमा की वजह से जो अपनी गीता है ना बहुत ज़्यादा प्रख्यात है और एक महान ग्रंथ का एक हिस्सा बनी हुई। क्यों, क्योंकि उसमें ये बात बताई कि किस प्रकार से जो कृष्ण जी ने उन्हें कन्विंस करा था अर्जुन जी को कि आपको ये ठीक है। व्हेन अर्जुन रिफ्यूजेस टू फाइट, जहाँ अपन अर्जुन जी ने रिफ्यूज कर दिया फाइट करने से, ठीक है। कृष्णा हैज़ नो पेशेंस विद हिम, कृष्ण जी समझ जा चुके थे कि ये है ना हार मान चुके मन ही मन में। ओनली व्हेन ही रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ द अर्जुना डेस्पोंडेंसी डज कृष्णा चेंज हिज एटीट्यूड एंड स्टार्ट टीचिंग द मिस्ट्रीज ऑफ धार्मिक एक्शंस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। जब अपन क्रिस्टलाइज करा, जो अपनी अर्जुन जी ना बहुत ज़्यादा डेस्पोंडेंसी में जा चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो गए हैं, ठीक है, दुखी हो गए हैं। तो उस टाइम पे कृष्ण जी ने उनका एटीट्यूड चेंज करने के लिए उनको टीच करा मिस्ट्रीज, मतलब जो छुपे हुए हैं ना ज्ञान, एक धार्मिक एक्शन, हाँ, इस दुनिया में वो पूरे उन्हें बताना चालू करे, ठीक है। ही इंट्रोड्यूसेस अर्जुना टू द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, उन अर्जुन जी को स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स समझाया सबसे पहले। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति, कि अपन की प्रकृति का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, किस प्रकार से अपन की प्रकृति नेचर रन कर रहा है। प्रीमोर्डियल नेचर भी बताया कि प्रीमोर्डियल नेचर है वैसे। तो प्रीमोर्डियल नेचर क्या होता है अपन का, एक आदिकालीन नेचर होता है एक प्रकार से, है ना, हाँ, उसे बताया। एंड द 3 गुणास, और जो 3 गुणास थे कौन कौन से अपन के, तमस, सात्वा और राजस, ठीक है।
वैसे आपको बताना तो नहीं चाहिए, आप लोगों को खुद से पता होना चाहिए, लेकिन हाँ तमस सातवां एंड राजसी अपन के 3 गुणास थे। द प्रॉपर्टीज दैट आर एक्टिव इन प्रकृति, और ये वो प्रकृति मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं जो अपन की एक्टिव है प्रकृति में, उनने वो सब कुछ वो अपन की अर्जुन जी को समझा, जैसे कि उनका एटीट्यूड चेंज कर सके टुवर्ड्स द वॉर। ठीक है, कि आपको हार नहीं माननी, आपको लड़ना ही पड़ेगा एज अ वॉरियर। देन ही टेक्स अर्जुना ऑन अ टूर ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज एंड अ वेज ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, तो इसके बाद जो कृष्ण जी ना उन अर्जुन जी को एक टूर पे ले गए जो कि फिलोसफिकल आइडियाज से मतलब आइडियाज से भरा हुआ था, और वेज ऑफ सेलिब्रेशन। अब देखो सेलिब्रेशन क्या होता है, प्रभाव से बचाव। ठीक है, जो ये वॉर का प्रभाव है ना उनके माइंड पे चल रहा था ना, उससे उनका बचाव करता है। ही डिस्कसेस द नेचर ऑफ थ्योरी एंड एक्शन, उन्होंने नेचर ऑफ थ्योरी बताई और एक्शन भी बताया। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल, क्या है जो अपन के रिचुअल्स है उनका इंपॉर्टेंस होता है, जो अल्टीमेट प्रिंसिपल भी बताया बहुत सारे, और ब्राह्मण ऑल द वाइल ग्रेजुअली डिस्क्लोजिंग हिज नेचर एज हिज हाईएस्ट गॉड। ठीक है, और वो सारे ज्ञान भी थे जो कि मतलब कृष्ण जी को एक प्रकार से भगवान बना के रखे थे, उन्होंने वो सारा ज्ञान अर्जुन जी को दिया कि आप लोग ये वॉर क्यों कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने बताया कि आपका एक पार्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। दिस पार्ट ऑफ गीता कल्मिनेट्स इन एन ओवरवेलमिंग विजन। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ गीता में कल्मिनेट्स क्या होता है अपन का, मतलब चरम सीमा पे पहुंचना। तो इस पार्ट में जो अपनी गीता है ना वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, इन एन ओवरवेलमिंग विजन। अब ओवरवेलमिंग क्या होता है, एक महान विजन के साथ। ठीक है, जब एक महान विजन है तो तभी वैसे भी वो चरम सीमा पे पहुंचती है अपनी कौन, गीता जी। कृष्ण अलाउस अर्जुना टू सी हिज सुपरनल फॉर्म, और कृष्ण ने अलाउ करा अर्जुन जी को कि वो उनका सुपर नेचुरल फॉर्म देख पाएं। द विश्वरूपा विच स्ट्राइक्स टेरर इनटू द अर्जुनास हार्ट, जो अर्जुन जी के हार्ट में जो टेरर था, डर था अपने संबंधियों को मारना, उसको पूरी तरह तोड़ दिया विश्वरूपा, जो अपन के कृष्ण जी का सुपर नेचुरल फॉर्म था। द रेस्ट ऑफ द गीता डिपेंड्स एंड सप्लीमेंट्स द आइडिया, जो अपन की बाकी बची हुई गीता है ना वो डिपेंड्स करती है और सप्लीमेंट करती है एक आइडिया को, प्रेजेंटेड बिफोर द एम्फिनी। ठीक है, एम्फिनी कहते हैं वैसे इसको। तो इसका मतलब एक प्रकार से होता है सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, जो अपनी गीता है ना वो डिपेंड्स करती है और सप्लीमेंट करती है सेल्फ रियलाइजेशन को, जिसने पढ़ी उनको पता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड फेथ ऑफ इक्विनिमिटी एंड अनसेल्फिशनेस। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंस क्या था, सेल्फ कंट्रोल का भी, और फेथ ऑफ इक्विनिमिटी और अनसेल्फिशनेस का भी, कि आपको मतलब अनसेल्फिशनेस रहना है। ठीक है, ना ही कि सेल्फिश होना है। बट अब लेकिन इसके अलावा भक्ति और डिवोशन को सबसे ऊपर बताया गया अपन की गीता जी में। कृष्ण जी एक्सप्लेन्स टू अर्जुना हाउ ही कैन ऑब्टेन इमोर्टैलिटी बाय ट्रांसेंडिंग द प्रॉपर्टीज। ठीक है, कृष्ण जी ने अर्जुन जी को एक्सप्लेन करा कि किस प्रकार से वो ऑब्टेन कर सकते हैं इमोर्टैलिटी। ठीक है, इमोर्टल मतलब एक प्रकार से अमर हो सकते हैं अपनी अंदर, बाय ट्रांसेंडिंग मतलब पार कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज को, विच क्वालिफाई, जो कि देखो उन्होंने ये बताया कि आप पार कर पाओगे, मतलब आप कब अमर हो पाओगे, जब आप पार कर पाओगे उन वाली प्रॉपर्टीज़ को जो कि क्वालिफाई नहीं करनी है प्रीमोडियल मैटर में। ठीक है, अब प्रीमोडियल मतलब आदिकालीन मैटर में, हाँ, बट ऑल्सो ह्यूमन कैरेक्टर और बिहेवियर में भी। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना कि उन्होंने ये बताया कि आप किस प्रकार से अमर हो सकते हो अपनी अंदर और पार कर सकते हो उन सारी दुनिया की रुकावटें, और आपके जो माइंड में सारे ये सब है ना थॉट्स, उन सबको हटा सकते हो। कृष्णा ऑल्सो एम्फसाइज, कृष्ण ने एक और बात बताई, द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी। उन्होंने कर्तव्य बताया कि आपका कर्तव्य क्या है और आपकी ड्यूटी क्या है एज अ वॉरियर, डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ बेटर टू डू वंस ड्यूटी विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो उन्होंने एक और बात बताई कि आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए विदाउट डिस्टिंक्शन, मतलब बिना किसी सोच विचारी के। ठीक है, जो आपका कर्तव्य आपको पूरा करना ही चाहिए, आपके भाई भी लड़ रहे आपको भी लड़ना ही पड़ेगा। इन दी एंड आखिरी में, ठीक है, अर्जुना इज कन्विंस, जब अपन के अर्जुन जी कन्विंस हो ही गए थे। ठीक है, क्योंकि अब इतना सारा ज्ञान दे दिया कृष्ण ने, बता दिया उनको, मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब बता दिया। इसके बाद क्या हुआ, ही पिक्स अप हिज बो, उन्होंने अपना जो बो है ना क्या कहते हैं उसको, धनुष उठाया, एंड रेडी टू फाइट, और फाइट के लिए रेडी हुए। नोइंग अ कपल ऑफ थिंग्स, उन्हें एक और चीज़ पता थी, विल मेक योर रीडिंग ईजियर। तो देखो यहाँ से बुक एकदम चेंज हो गई कि कुछ चीज़ें आपको पता होने के बाद आपकी रीडिंग ईजियर हो जाएगी, तो इसके बाद लाइन को पूरी तरह काट देना। तो धृतराष्ट्र बिगिन, धृतराष्ट्र है ना, तो धृतराष्ट्र कौन थे अपन के, वो पूरे अपन के जो कौरव थे ना उनके पिता। धृतराष्ट्र बिगिन इट बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, जो धृतराष्ट्र जी थे ना वो एक क्वेश्चन आस्क करते हैं, एंड दैट इज द लास्ट वी हर्ड हियर आउट ऑफ हिम, और यही लास्ट क्वेश्चन था जो कि अपन ने उनसे सुना था। ही इज आंसर्ड बाय संजय, और उनके लिए आंसर किसने दिया, संजय ने। हु रिलेट्स व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बैटलफील्ड, जिसको पता था कि बैटलफील्ड में जो अपन की बैटलफील्ड है कुरुक्षेत्र, उसमें चल के रहा है। क्यों, क्योंकि अपन ये धृतराष्ट्र जी थे ना वो ब्लाइंड थे, मतलब देख नहीं पाते थे,
व्यासा हिज फादर ऑफर्स टू रिस्टोर हिज साइट सो ही कैन फॉलो द बैटल। ठीक है, व्यासा जो कि उनके फादर थे, उन्हें ऑफर करा कि वो उनकी जो साइट है ना उसको रिस्टोर कर देंगे, जिससे कि वो बैटल को देख पाएँ और उसके बारे में ज्ञान भी ले पाए। लेकिन धृतराष्ट्र डिक्लाइंस दिस बून। अब बून क्या होता है? तो बून अपन का होता है वरदान। ठीक है, तो धृतराष्ट्र जी थे ना, उनने ये जो वरदान था उसको लेने से मना कर दिया। फीलिंग दैट सीइंग द कार्नेज ऑफ हिज किंग्समैन। और क्यों करा? क्योंकि वो जो अपने बच्चे हैं ना उनका कार्नेज नहीं देखना चाहते, मतलब हत्याकांड नहीं देखना चाहते एक प्रकार से। वुड बी मोर देन कुड बी बियर। और वो जानते थे कि ये जो है ना हत्याकांड वो देखने के बाद वैसे भी जिंदा नहीं रह पाए, उनके सीने पे इतना ज़्यादा बोझ आ जाएगा एक प्रकार से। सो इंस्टेड इसकी वजह से व्यासा बेस्टोस क्लियरवोयंस एंड क्लियर ऑडियंस। ठीक है, तो देखो जो व्यासा थे ना उन्हें बेस्ट मतलब एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली, वो मतलब देखो एक जगह पे खड़े खड़े दूसरी जगह के समाचार दे भी सकते थे, मतलब महल में कुरुक्षेत्र के समाचार सुना सकते थे। ठीक है, जबकि वो महल में ही रहते थे। ठीक है, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी ना, उनकी वो वाली दृष्टि मिल गई थी एज अ वरदान। ठीक है, बून अपॉन संजय। ठीक है, संजय ने मतलब व्यासा ने उनको दे दी थी संजय को। धृतराष्ट्र मिनिस्टर। ठीक है, जो कि अपन के संजय कौन थे? धृतराष्ट्र थे ना, उनके मिनिस्टर थे, एक प्रकार से मंत्री थे। एंड चैरियोटर भी थी, मतलब उनके सारथी भी थे। एज दे सिट इन देयर प्लेस। ठीक है, जब वो अपनी जगह पे बैठे, संजय रिलेट्स व्हाट ही सीज एंड हियर्स ऑन द डिस्टेंट बैटलफील्ड। संजय थे ना, उन्हें सब कुछ बताया कि वो क्या क्या देख पा रहे, क्या क्या सुन पा रहे बैटलफील्ड में, और वो सब उन्हें अपने मुंह से धृतराष्ट्र जी को सुना दिया। ठीक है, संजय पॉप्स अप नाउ एंड अगेन थ्रू आउट द बुक एज ही रिलेट्स टू धृतराष्ट्र द कन्वर्सेशन बिटवीन द कृष्ण एंड अर्जुना। और जो संजय थे ना उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनाया धृतराष्ट्र जी को कि क्या कन्वर्सेशन हो रही कृष्ण और अर्जुना के बीच बिटवीन द कुरुक्षेत्र। दिस सेकंड कन्वर्सेशन इज अ बिट वन साइडेड। और जो सेकंड कन्वर्सेशन थी ना वो बिट वन साइडेड रही, एज कृष्णा डज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टॉकिंग। और पूरी उन्हें जो कृष्ण जी की टॉकिंग ना उसको खत्म होने के बाद उन्हें सब कुछ सुनाया किसको? धृतराष्ट्र जी को। 10 इसके बाद संजय डिस्क्राइब द सिचुएशन। संजय था ना उन्होंने डिस्क्राइब द सिचुएशन क्या है अपनी कुरुक्षेत्र में। हाँ, और अर्जुन आस्क द क्वेश्चन। उन्हें ये बताया कि अर्जुन जी आस्क कर रहे हैं क्वेश्चन और जो कृष्ण जी है ना उसके आंसर दे रहे हैं, और वो पूरे क्वेश्चन आंसर ही बताए, लेकिन हम वो सब पूरे सुनने का अपन के पास इतना टाइम नहीं है, क्लास की खत्म हो जाएगी वरना। चलो पहली बात, जिसने फोटो नहीं देखी तो ये अपनी श्री कृष्ण अर्जुन जी इन महाभारत। ठीक है, और मेरे घर पे भी यही वाली पिक्चर लगी हुई है वैसे इत्तेफाक। द 18 चैप्टर्स ऑफ द भगवद गीता आर क्लासिफाइड एज योगास। और जो 18 चैप्टर है भगवद गीता के उनको योगास की तरह क्लासीफाई करा गया, इसलिए तो आपकी क्लास 12th में योगा ऐड करा गया और 11th में भी। स्टार्टिंग विद द योगा। ठीक है, अपन की योगा के साथ स्टार्ट होती है अर्जुनास डिप्रेशन के साथ, और एंडिंग विद द योगा ऑफ लिबरेशन थ्रू रिनंसिएशन। अब देखो लिबरेशन क्या होता है? स्वतंत्रता, और परित्याग के साथ ही खत्म होती है। ठीक है, इसका है अपन का स्वतंत्रता और अपन का परित्याग। द 18 चैप्टर्स, और वो 18 चैप्टर्स कौन कौन से? बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन में सबको दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब नहीं हो रही है। पहला है अपन का चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योगा। ठीक है, कौन सा? अर्जुन विषाद योगा। द योगा ऑफ द डेस्पोंडेंसी ऑफ अर्जुना। जो योगा है डेस्पोंडेंसी मतलब निराशा ऑफ अर्जुना। चैप्टर 2 है वहीं पे संख्या योगा। ठीक है, संख्या योगा क्या? योगा ऑफ नॉलेज। ठीक है, चैप्टर मतलब योगा ऑफ नॉलेज का बस। वहीं पे कर्मा योगा, योगा फॉर अपन का एक्शन। नाउ चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 अपन का क्या है? ये अपन का ज्ञान कर्म सनस्य योगा। ठीक है, कौन? ज्ञान कर्म सनस्य योगा। थोड़ा नाम बोलने में डिफरेंट होगा है ना, और मुश्किल भी होगी। तो ये अपन का योगा ऑफ नॉलेज एज वेल एज डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, मतलब योगा ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन ऑफ एक्शन वाला जो योगा है ना उसकी अपन ज्ञान कर्म सनस्य योगा कहते हैं। वहीं पे चैप्टर 5 है अपन का कर्म सनस्य योगा। ठीक है, ये अपन का कर्म सनस्य योगा क्या है? योगा ऑफ एक्शन एंड नॉलेज। ठीक है, योगा ऑफ एक्शन और नॉलेज का ये अपन का क्या है? कर्म सनस्य योगा। चैप्टर 6 है अपन का आत्मा श्यामा योगा। ठीक है, आत्मा श्यामा योगा ऐसे बोलोगे आप लोग इसको, आत्मा श्यामा योगा। द योगा ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, जो योगा सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन करना वही अपन का चैप्टर नंबर 6 में आता है, आत्मा श्यामा योगा। ठीक है, वहीं पे अपन का 7th है ज्ञाना अभिज्ञानया योगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ मैनिफेस्ट डिविनिटी। ठीक है, नॉलेज ऑफ मैनिफेस्ट डिविनिटी, इसका नाम याद रखना, चैप्टर 7 ज्ञाना अभिज्ञानया योगा। ठीक है, मैनिफेस्ट डिविनिटी होता क्या है? तो मैनिफेस्ट डिविनिटी अपीयरेंस ऑफ डिवाइन स्पिरिट होता है वैसे तो। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, अपीयरेंस ऑफ डिवाइन स्पिरिट जहाँ पे भी आए मैनिफेस्ट डिविनिटी। चैप्टर 8 क्या है अपन का? अक्षर आरंभ्य योगा। द योगा ऑफ द इम्परिशेबल
ब्राह्मण, ठीक है। इम्पेरिशेबल ब्राह्मण भी बोल सकते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन करना है तो बहुत आसान है। इम्पेरिशेबल ब्राह्मण जो कि अपन का स्थायी ब्राह्मण होता है, ठीक है। चलो चैप्टर 9 है अपन का राज विद्या राजज्ञ योगा। राज विद्या राजज्ञ योगा, द योगा ऑफ सोवर्जिन। जो योगा ऑफ सोवर्जिन साइंस है ना, वही अपन का राज विद्या राजज्ञ योगा है अपन का। सोवर्जिन साइंस क्या होता है अपन का, शासक वाला साइंस, ठीक है। एंड सोवर्जिन सीक्रेट, सोवर्जिन सीक्रेट मतलब शासक के जो सीक्रेट है वो इसी के अंदर आता है चैप्टर 9 में। वहीं पे चैप्टर नंबर 10 में आएगा अपन का विभूति योगा, द योगा ऑफ द डिवाइन ग्लोरीज चैप्टर, ठीक है। जो योगा ऑफ डिवाइन ग्लोरीज चैप्टर है ना, वही अपन का क्या है, विभूति योगा या विभूति योगा भी बोलते हैं इसको। वहीं पे चैप्टर नंबर 11 में क्या आएगा, विश्व रूपा दर्शना योगा, ठीक है। विश्व रूपा दर्शना योगा, आप लोग इसको तोड़ तोड़ के कहना, विश्व रूपा फिर दर्शना और फिर योगा। द योगा ऑफ द विजन ऑफ द कॉस्मिक फॉर्म। कॉस्मिक फॉर्म क्या, बहुत ज़्यादा जो कॉस्मिक आप लोगों ने नाम तो सुना है ना, जो एकदम सोच भी नहीं सकते वो वाला फॉर्म, तो विश्व रूपा दर्शना योगा आएगा। वहीं पे चैप्टर नंबर 12 में आएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, भक्ति योगा, ठीक है। भक्ति योगा नहीं अपन का, भक्ति योगा BHAKTI, भक्ति योगा, द योगा फॉर डिवोशन। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। वहीं पे चैप्टर नंबर 13 अपन का क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 13 अपन का क्षेत्र विभागीय योगा। क्षेत्र विभागीय योगा, इसको कैसे पढ़ोगे, क्षेत्र विभागीय योगा को तोड़ तोड़ के पढ़ना। द योगा ऑफ डिसीजन बिटवीन द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड, मतलब जो डिसीजन, जो योगा डिसीजन बिटवीन द वो फील्ड और एंड दी नोअर ऑफ द फील्ड, ठीक है। मतलब जिसको पता है और अपन जब फील्ड में खड़े होते हैं अपन को क्या कहेंगे, क्षेत्र विभागीय योगा, ठीक है। वहीं पे चैप्टर 14 अपन का क्या कहता है, चैप्टर 14 अपन का गुणात्र विभागीय योगा, द योगा ऑफ द डिवीजन ऑफ द थ्री गुणास, ठीक है। थ्री गुणास आप लोग कमेंट करके बताना क्या था थ्री गुणास, मैंने पहले बता चुका हूँ, है ना। तो चैप्टर 14 अपन का गुणात्र अवज्ञ योगा, ठीक है। क्या, गुणात्र अविभज्ञ योगा, ठीक है, गुणात्र अविभज्ञ योगा। तो चैप्टर 15 है अपन का पुरुषोत्तम योगा, ठीक है। पुरुषोत्तम योगा भी कह सकते हो, द योगा ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट। जो योगा ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट रहेगा ना, वही अपन का चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योगा आएगा। वहीं पे चैप्टर नंबर 16 अपन में क्या कहेगा, देवासुर संपद विभागीय योगा। कौन सा, देवासुर संपद विभागीय योगा, द योगा ऑफ द डिवीजन बिटवीन द डिवाइन एंड द डेमोनिकल, ठीक है। अब डेमोनिकल क्या है, राक्षसिक प्रकार, ठीक है। तो इसलिए तो अपन का देवासुर संपद विभागीय योगा कहा गया ना, देवासुर है ना, असुर अपन का डेमोनिकल होगा, जो कि अपन का राक्षस है डेमोनिकल, ठीक है। वो बिटवीन द डिवाइन, इन दोनों के बीच की बात करी गई है। वहीं पे चैप्टर नंबर 70, और देखो इन सब कुछ समझना नहीं है इसलिए बहुत आसान है आप लोग के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 क्या कहता है अपन का, चैप्टर नंबर 17 अपन का श्रद्धात्रय विभागीय योगा। श्रद्धात्रय विभागीय योगा, द योगा ऑफ द डिवीजन ऑफ द थ्री फोल्ड फेथ, ठीक है। जो थ्री फोल्ड फेथ है ना, उसके डिवीजन की बात करी गई अपन के चैप्टर नंबर 17 में, जो कि अपन का सिद्धात्रय विभागीय योगा, ठीक है। सिद्धात्रय विभागीय योगा। अब देखो रुक जाओ, थ्रेशोल्ड फेथ क्या होता है, लेकिन ना फेथ किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करना है अपन का, वही चैप्टर नंबर 17 में है। वहीं पे चैप्टर नंबर 18 अपन क्या कहता है, मोक्ष सन्यास योगा, ठीक है। मोक्ष सन्यास योगा, द योगा ऑफ द लिबरेशन बाय रिनंसिएशन, ठीक है। द योगा ऑफ द लिबरेशन बाय रिनंसिएशन। देखो लिबरेशन में आपको बता ही चुका था, स्वतंत्रता। अब रिनंसिएशन आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होता है, ठीक है। थ्री गुना से बताओगे और रिनंसिएशन भी। जिस लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी वो जरूर कमेंट करके जाएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूला, और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें, क्योंकि आप स्कूल में साइकिल उठाना वीडियो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आजकल ये प्रोवाइड नहीं हो पा रहा अभी तो, है ना। तो कर देना। थैंक्स, बाय।